इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, और इसमें अगर हम लोगों ने एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस, अब सिलिकॉन, जो सिलिकॉन क्रिस्टल होगा वो 4 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन जब फॉस्फोरस ऐड कर देंगे तो कुछ सिलिकॉन को फॉस्फोरस रिप्लेस कर देगा। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, 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 लेकिन फॉस्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? तो उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो ये सेमीकंडक्टर बन गया था एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम लोग एल्युमिनियम मिक्स कर देते तो एल्युमिनियम जब सिलिकॉन को रिप्लेस करता इस तरीके से, सिलिकॉन, 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 तो एल्युमिनियम के आउटर सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया इस जगह पर, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या? होल बोलते थे। तो जहां पर होल होंगे उसको हम लोगों ने बोला था कि दैट इज पी टाइप, और जहां पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको हम लोगों ने बोला था एन टाइप। तो ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उस सेमीकंडक्टर में जैसे मान लेते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, तो यहां पर अगर कोई बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब है कि यहां का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इसको छोड़ के चला जाता है, तो अपने पीछे को वैकेंसी क्रिएट करके जा रहा है, तो जो वैकेंसी क्रिएट होती है तो उससे हम लोग बोलते हैं होल, और इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके फ्री हो गया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या था कि जितने होल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि इसमें फॉस्फोरस मिला दिया, तो जब फॉस्फोरस मिलाएंगे तो जो पहले होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो अभी भी रहेंगे, नंबर ऑफ होल्स जो पहले थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहले थे वो तो सेम है, लेकिन फॉस्फोरस मिला देने से क्या हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। इसको बोलते हैं डोपिंग, जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे उतने ज्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू नंबर ऑफ होल से बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स कम है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में और होल्स माइनॉरिटी में। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि जो हम लोगों के पास एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होंगे तो उसमें मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है, एन टाइप, तो उसमें मेजॉरिटी में क्या होगा? उसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी में क्या होंगे? होल्स होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके कि होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए चूंकि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप। और इलेक्ट्रॉन तो एक एग्जैक्ट नेगेटिव कैरियर है और इसलिए इसको बोलते थे एन टाइप। तो हम लोग की आज की क्लास का कंसर्न क्या है? आज की क्लास का कंसर्न बेसिकली तो हम लोगों को पढ़ना है ट्रांजिस्टर्स क्या है। तो ट्रांजिस्टर पढ़ना है, लेकिन उसके पहले ही जरूरी है कि हमें जंक्शन डायोड का पता होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने एक वेफर लिया, ये पी टाइप वेफर है और इसको एक एन टाइप से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया।
एक पी टाइप का क्रिस्टल लिया और एक एन टाइप का क्रिस्टल लिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर एक बात और ध्यान देनी है कि अगर हम लोग खुद दो वेफर लेकर के आए और दोनों को कनेक्ट कर दे तो वहां पर किसी जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सरफेस इतना स्मूथ नहीं होगा कि सिलिकॉन जो बॉन्डिंग हो रही है उनके बीच का बॉन्ड लेंथ उस गैप के बराबर होगा। तो ये काम हम लोग अगर दो वेफर को ऐसे ऐड कर देते हैं तो ऐसे नहीं होगा, या तो सरफेस बहुत स्मूथ किया जाए। तो अगर हम लोगों ने पी टाइप को एन टाइप के साथ प्रॉपरली कनेक्ट किया तो पी टाइप में एक्सेस में क्या है, होल्स हैं। पी टाइप में जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, होल्स की है, और माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। मेजॉरिटी में यहां पर होल्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी है। लेकिन जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी में क्या है, उसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर कौन सा है, यहां पर एन टाइप का जो माइनॉरिटी कैरियर है वो होल है। तो जो एन साइड होगी उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होगा और जो पी साइड होगा वहां पर होल मेजॉरिटी में होगा। पी साइड में इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, माइनॉरिटी होगा, और एन साइड में होल कैसा होगा, माइनॉरिटी होगा। तो एक चीज अगर हम लोग नोटिस करें कि ये पी टाइप था, ये पी टाइप और ये एन टाइप, तो पी साइड में होल मेजॉरिटी में है लेकिन एन साइड का होल कैसा है, माइनॉरिटी में है। तो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, इस साइड पर होल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और दूसरी एन साइड पर जो कॉन्सेंट्रेशन होल का है वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलते हैं एक रूम है और रूम के कॉर्नर पर हम लोगों ने स्प्रे कर दिया, परफ्यूम डाल दिया, तो परफ्यूम क्या होता है, रूम के पूरे रूम में फैल जाता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये जितने स्प्रे के पार्टिकल्स हैं वो सारे डिफ्यूज करेंगे और ये तब तक डिफ्यूज करेंगे जब तक पूरे के पूरे कमरे में इनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगा। इवन हम लोग अगर परफ्यूम नहीं भी डालते, हम लोग यहाँ पर कोई गैस इंजेक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट कर दिया इस कॉर्नर पर, तो वो जो गैस इंजेक्ट करेंगे वो पूरे कमरे में तब तक डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी जब तक सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगी। तो उसी तरीके से इस पी साइड पर जो होल एग्जिस्ट कर रहे हैं और एन साइड पर होल बहुत कम है, तो पी साइड से होल का डिफ्यूजन होता है, तो इन होल्स का इस साइड पर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पी साइड से होल अपने आप डिफ्यूज करके एन साइड पर मूव करना शुरू कर देगा और जो एन साइड पर मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की थी, और इस पी साइड में इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन एन साइड पर जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है। तो उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए इस साइड से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस साइड पर स्टार्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पी साइड से होल एन साइड की तरफ डिफ्यूज होगा और एन साइड से होल पी साइड की तरफ डिफ्यूज होगा। होल जिन इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करें एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो कि इनका एनर्जी लेवल ज्यादा है, ये मूव कर सकते हैं, और ये बात हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो जब हम लोग एक पी टाइप क्रिस्टल को एक एन टाइप क्रिस्टल से प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं, उस केस में पी साइड से होल का डिफ्यूजन एन साइड की तरफ होता है और एन साइड से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन पी साइड की तरफ होता है। तो अब ये देखते हैं कि जब डिफ्यूजन हो रहा होगा तो वहां पर क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड की तरफ आ गया, ये हम लोगों का सपोज पी टाइप क्रिस्टल था और ये एन टाइप क्रिस्टल था, एन टाइप। तो पी साइड में मेजॉरिटी किसकी थी,
पी साइड में मेजॉरिटी थी होल्स की और एन साइड में मेजॉरिटी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की थी। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करके इस साइड पर आएंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग अगर चार्ज के टर्म्स में बात करते तो हम बोलते हैं कि इस रीजन में एक नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और जो लेफ्ट साइड था, जो पी साइड था, उससे होल ट्रांसफर करके राइट साइड पर जा रहा है। होल कैसा चार्ज था, वो वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन वो पूरा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो इन डिफ्यूजन्स की वजह से पी साइड की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और एन साइड की तरफ कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से एक बड़ा चेंज आ गया। अगर पी साइड पर नेगेटिव चार्ज है और एन साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज थी। ये कूलम्स लॉ में पढ़ा था। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो रेडियली इनवर्ट फील्ड बनाता है। इसका मतलब जो पी साइड पर इलेक्ट्रॉन है, पी साइड पर जो इलेक्ट्रॉन है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और एन साइड पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई और वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई इस तरीके से। तो यहां पर एक ऐसा रीजन बन जाता है कि जिस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगती। तो यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। दिस इज डिप्लीशन लेयर। अब जब डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया तो ये बात सभी को समझ में आएगी कि डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एन टाइप, एन साइड पर मेजॉरिटी में थे इलेक्ट्रॉन, उनका डिफ्यूजन हुआ पी साइड पर। पी साइड पर मेजॉरिटी में थे होल, उनका डिफ्यूजन हुआ राइट साइड पर। तो एन साइड पर एक पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हुआ और पी साइड पर एक नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हुआ और इन चार्जेस की वजह से इस जंक्शन के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एन साइड से पी साइड की तरफ है। तो अब ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने और क्या क्या चेंजेस करे होंगे। तो जब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अब क्या क्या हो रहा होगा, क्या फर्दर डिफ्यूजन होंगे या और भी कोई ना कोई चेंजेस आ रहे होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो यहां पर एक डिप्लीशन लेयर तैयार हो गई और वो डिप्लीशन लेयर सपोज ये थी, ये पी टाइप था और ये एन टाइप था। पी साइड पर चार्ज कैसा आया था, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पी साइड पर एन साइड की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पर डिफ्यूज हुए थे और इस साइड पर कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पी साइड से एन साइड की तरफ होल मूव करे थे। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से स्टैब्लिश हो गई। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब पी साइड में मेजॉरिटी किसकी थी, पी साइड में जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी में तो होल्स थे ना, और एन साइड पर मेजॉरिटी किसकी थी, तो मेजॉरिटी में एन साइड में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई तो यहां पर एक पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एक बात पढ़ चुके थे कि V इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो यहां पर इस रीजन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इस रीजन के सारे पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है। लेकिन जैसे हम लोग यहां से ऐसे मूव करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं इसका मतलब ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट की तरफ मूव करते तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो अगर यहां पर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाता, पोटेंशियल वर्सेस दिस रीजन, दिस डिस्टेंस,
तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल तो सेम है इस जगह तक का, और इसके बाद हम लोग लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो अगर ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से खत्म हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई तो पोटेंशियल फिर से कांस्टेंट हो गया। तो ये वाली जो एक्सिस है ये पोटेंशियल एक्सिस है, और इसको हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज डिस्टेंस एक्सिस। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर एक बैरियर तैयार हो गया, पोटेंशियल बैरियर, इसको मान लेते V नॉट। तो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल P साइड का कम होगा और N साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगी वो कहां से कहां की तरफ एस्टैब्लिश होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगी N साइड से P साइड की तरफ। तो अगर हम लोग P साइड से N साइड की तरफ मूव करते तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब ये पोटेंशियल इन कैरियर्स के लिए क्या काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोशिश करी कि एक होल था इस साइड पर, इस साइड पर मेजॉरिटी में क्या था, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन अगर फर्दर डिफ्यूज होना चाहता है, मतलब वो N साइड से P साइड की तरफ आना चाहता है, तो उसे तो रीजन क्रॉस करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, F इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि किसी चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स की वैल्यू Q इंटू E। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैसा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, उसमें हमने बोला A इक्वल टू -2B वेक्टर। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि A की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहां पर बोल सकते हैं कि चार्ज अगर नेगेटिव है तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। फिलहाल यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट साइड पर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर और कोई इलेक्ट्रॉन गलती से इस रीजन में घुस गया तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगी, राइट साइड पर। इसका मतलब ये डिप्लीशन रीजन N साइड के मेजॉरिटी कैरियर्स को P साइड की तरफ डिफ्यूज करने से रोकेगा। लेकिन ये रीजन तैयार कैसे हुआ था, ये रीजन तैयार हुआ था डिफ्यूजन की वजह से। इसका मतलब जब ये रीजन तैयार हो रहा होगा उस समय डिफ्यूजन हो रहा होगा, और जैसे जैसे रीजन बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा होने की वजह से डिफ्यूजन कम होता चला जाएगा। तो जब ये कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुका होगा तो इन इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन ऑलमोस्ट रुक चुका होगा। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करने वाली और भी है, अगर हम लोग मेजॉरिटी कैरियर्स की बात ना करें, केवल माइनॉरिटी की बात करें, तो इस P रीजन में माइनॉरिटी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की थी, और इस N रीजन में माइनॉरिटी किसकी थी, होल्स की थी। अगर गलती से कोई माइनॉरिटी कैरियर यहां पर पहुंच गया इस डिप्लीशन रीजन में, जो लेफ्ट साइड है वो P टाइप सेमीकंडक्टर है, जो राइट साइड है वो N टाइप सेमीकंडक्टर है। तो अभी क्वेश्चन है कि अगर P साइड का कोई इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंच गया तो उसका क्या होगा। तो कोई आंसर करेगा कि अगर P साइड का कोई इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, किधर, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर है और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर पहुंचेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड पर। इसका मतलब ये डिप्लीशन रीजन इस इलेक्ट्रॉन को इस P साइड से अपने आप किधर पहुंचा देगी, N साइड पर। गलती से कोई, अब N साइड की अगर हम लोग बात करते तो N साइड में मेजॉरिटी किसकी है, N साइड की जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की है, और माइनॉरिटी किसकी है, होल्स की है। तो अगर कोई होल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इस डिप्लीशन रीजन के अंदर एंटर करता है तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा। तो जैसे ही एक होल इस डिप्लीशन रीजन में एंटर करता है तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी,
इसे ड्रिफ्ट करा दे, किधर, लेफ्ट साइड की तरफ। इसका मतलब डिप्लीशन रीजन फॉर्म होने के बाद एंड साइड का कोई माइनॉरिटी कैरियर अगर इस डिप्लीशन लेयर तक पहुंचता है तो वो डिप्लीशन लेयर उस माइनॉरिटी कैरियर को दूसरी साइड पर पहुंचा देगी, मतलब ड्रिफ्ट करा देगी। इसका मतलब दो प्रोसेस यहां पर कंटिन्यू चलेंगे। एक प्रोसेस चलेगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन स्टार्टिंग में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? डिफ्यूजन स्टार्टिंग में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? डिफ्यूजन स्टार्टिंग में इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में डिप्लीशन लेयर का साइज कम होगा, तो वो मेजॉरिटी कैरियर्स को डिफ्यूज होने देगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर का साइज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। और अगर बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन घटता चला जाएगा। इसका मतलब डिप्लीशन लेयर के फॉर्म होने के बाद डिफ्यूजन डिक्रीज करता चला जाएगा। इज दैट ओके? जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी तो ड्रिफ्ट चलता रहेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी का पी साइड का इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन में पहुंचेगा तो डिप्लीशन रीजन इसे ड्रिफ्ट करा देगी, किस साइड की तरफ? एन साइड की तरफ। और अगर कोई माइनॉरिटी कैरियर होल एन साइड का इस डिप्लीशन रीजन में एंटर करता है तो ये डिप्लीशन रीजन उस होल को ड्रिफ्ट करा देगी, किस साइड पर? पी साइड पर। इसका मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स का सपोर्ट करेगी ये डिप्लीशन लेयर और मेजॉरिटी कैरियर के बहने का अपोज करेगी। कुल मिलाकर के डिप्लीशन लेयर डिफ्यूजन का अपोज करेगी और ड्रिफ्ट का सपोर्ट करेगी। इज दैट ओके? डिप्लीशन लेयर माइनॉरिटी कैरियर को फ्लो कराने में हेल्प करेगी और डिप्लीशन लेयर मेजॉरिटी कैरियर को मूव कराने का अपोज करेगी। लेकिन कुछ देर बाद एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है, डिफ्यूजन घटता रहता है और घटते घटते कैसी सिचुएशन आ जाती है। एक तो मैंने बात करा डिफ्यूजन, तो इस लेयर के फॉर्मेशन जैसे जैसे होता चला जाएगा वैसे वैसे डिफ्यूजन कम होगा और ड्रिफ्ट, एक ऐसा टाइम आएगा कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों इक्वल हो चुके होंगे और तब हम लोग बोलेंगे कि कंप्लीट डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो चुका है। तो कुल मिलाकर की जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग आगे चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमें समझ में आए अच्छे से, जैसे ट्रांजिस्टर्स, स्विचेस, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको अगर समझना है तो पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें इस डिप्लीशन लेयर को समझना होगा। अब यहां पर एक मैं क्विक रिकैप कर रहा हूं, उसको साथ साथ रिवाइज करना है। हम लोगों ने एक पीएन जंक्शन बनाया। पी साइड पर मेजॉरिटी किसकी है? पी साइड पर मेजॉरिटी होल्स की है। पी साइड में इलेक्ट्रॉन कैसा है? माइनॉरिटी में। एन साइड पर मेजॉरिटी में कौन से चार्ज कैरियर्स है? इलेक्ट्रॉन्स हैं और थोड़े बहुत होल्स भी होंगे, इसलिए बोलते हैं कि यहां पर माइनॉरिटी होल्स की है। अब पी साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एन साइड में होल का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये बात हम लोग समझते हैं कि जैसे कमरे के कोने में स्प्रे कर दिया और पूरे कमरे में फैल गया, तो एक्चुअली ये प्रोसेस क्या था? ये डिफ्यूजन का प्रोसेस था। तो जैसे यहां पर मेजॉरिटी में होल्स बहुत ज्यादा और इस साइड पर मेजॉरिटी में होल्स, यहां पर जो होल्स हैं बहुत कम है, तो अपने आप इन होल्स का इस तरफ डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पी साइड से होल एन साइड की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे और एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि एन साइड में मेजॉरिटी किसकी? एन साइड में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा, यहां से होल का डिफ्यूजन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन अगर लेफ्ट साइड पर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है डिफ्यूजन की वो किधर है? राइट साइड पर आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट उस साइड पर एज्यूम की जाती है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने के ऑपोजिट करंट एज्यूम होती है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि डिफ्यूजन की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी का एन साइड से पी साइड जा रहा है तो वो जो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्यूजन करंट है, तो करंट किधर होगी? राइट साइड पर होगी। लेकिन पी साइड का मेजॉरिटी होल अगर यहां से ऐसे डिफ्यूज होता है तो होल इटसेल्फ इज ए पॉजिटिव चार्ज,
इसका मतलब होल की वजह से जो करंट आएगी वो भी किधर होगी, राइट साइड पर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट हो या होल की डिफ्यूजन करंट हो, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। और वो डायरेक्शन किधर होती, फ्रॉम P टू N। अब बात आती ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो ड्रिफ्ट किन की वजह से था, माइनॉरिटी की वजह से था। एन साइड पर माइनॉरिटी किसकी थी, होल की थी। तो होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पीछे की तरफ। यहां पर माइनॉरिटी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की थी, वो किधर जा रहा है, आगे की तरफ। इसका मतलब होल की डायरेक्शन में करंट होगी, इलेक्ट्रॉन के चलने के ऑपोजिट करंट होगी। तो जब इस लेयर का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस समय जो ड्रिफ्ट करंट होगी, उस ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर थी, P टू N, और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम N टू P। तो अगर एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक ही डायरेक्शन में होती या ऑपोजिट डायरेक्शन में होती, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती। तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। जब इस लेयर का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो अगर पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में कौन सी करंट ज्यादा होगी, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब लेयर का फॉर्मेशन होगा तो स्टार्टिंग में जो डिफ्यूजन करंट होगी, आई डिफ्यूजन, वो लार्ज होगी और जो ड्रिफ्ट करंट होगी वो स्मॉल होगी। क्यों, ड्रिफ्ट करंट तो तब ज्यादा होगी ना जब वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगी माइनॉरिटी कैरियर को एक साइड से दूसरी साइड तक पुश करने में। तो स्टार्टिंग में तो अभी अच्छी खासी लेयर बनी भी नहीं होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये डिफ्यूजन करंट घटेगी और ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे लेयर का फॉर्मेशन होगा वैसे वैसे वो माइनॉरिटी कैरियर को ज्यादा पुश कर रही होगी। लेकिन एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगी और उस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इन दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी होगी। लेकिन ये बात तब तक है जब तक हम लोग इस पीएन जंक्शन डायोड में कोई भी पोलैरिटी नहीं लगाते। ये जो सब कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। तो एक डिफ्यूजन करंट होगी और एक ड्रिफ्ट करंट होगी और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इसके काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आएंगे अगर यहां पर पोलैरिटी भी लगा दी जाएगी, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहां पर चीजें बहुत अच्छे से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक अभी तक के डिस्कशन का ये पार्ट सबको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन करंट क्या है और ड्रिफ्ट करंट क्या है। अब एक बात हम लोग और चेक करते हैं, बैरियर पोटेंशियल भी समझ में आ गया होगा। एक बात यहां पर चेक करते हैं कि अगर यहां पर कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया जाता है तो क्या होगा। सपोज हम लोगों ने ये एक पीएन जंक्शन बनाया, ये इसको हम लोगों ने बोल दिया पी साइड और इसको बोल दिया एन साइड। ये सारे बेसिक फंडामेंटल जब क्लियर होंगे तब ट्रांजिस्टर्स वगैरह समझ में आएंगे। और यूजुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, सिर्फ फॉर्मूले वहां पर काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक बैटरी लगा दी ऐसे, बैटरी में दो लाइंस होती हैं, एक बड़ी लाइन और दूसरी छोटी लाइन। बड़ी लाइन का मतलब बड़ा पोटेंशियल, छोटी लाइन का मतलब छोटा पोटेंशियल। बड़ी लाइन का मतलब बड़ा पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव और छोटी लाइन का मतलब छोटा पोटेंशियल, उसका मतलब नेगेटिव। तो ये हाइयर पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और ये लोअर पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। सपोज मैं बोल देता हूं कि स्टार्टिंग में यहां पर एक स्विच लगा था, अगर मैंने स्विच को क्लोज नहीं किया है तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि यहां पर एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया।
अब मैं तुमसे पूछता है डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तुरंत इमेजिन करो एन साइड का मेजॉरिटी इधर आया होगा निगेटिव चार्ज इस जगह पर, पी साइड का मेजॉरिटी होल मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर गया होगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब यहां पर एक जो डिप्लीशन रीजन बना होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करेगी। ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैंने क्या किया, इस स्विच को क्लोज कर दिया। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। इस रीजन में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आ रही होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही होगी। ये बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलते हैं इसका मतलब हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर जो बैटरी का पोटेंशियल था अगर उसको मैं बोल देता कि वो ई है, और बैरियर पोटेंशियल को हम लोग बोल देते सपोज वी नॉट है। बैरियर पोटेंशियल का हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि यहां पर अगर इस रीजन को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल कुछ ऐसे चेंज होता है इस तरीके से। बैरियर पोटेंशियल को हम लोगों ने वी नॉट बोला, और जो बैटरी थी उसका ईएमएफ या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वो ई नॉट है। पहले एक बार हम लोग ट्राई करते हैं कि ई नॉट की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल वी नॉट से कम है। अगर ई नॉट की वैल्यू वी नॉट से कम है इसका मतलब क्या है कि जो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर है वो छोटी है, और बैरियर पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर है वो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब अगर बैरियर पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर है और बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो भी लेफ्ट साइड पर। तो इस रीजन में अभी भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो किधर है, लेफ्ट साइड पर है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट साइड पर है तो ये यहां के मेजॉरिटी कैरियर को यहां जाने से अभी भी रोकेगी, क्योंकि यहां का मेजॉरिटी कैरियर था होल था पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड पर जाना चाहता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट साइड की तरफ है उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी कब, जब बैरियर को क्रॉस करना चाहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर है तो इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड पर। इसका मतलब मेजॉरिटी कैरियर एन साइड का पी साइड पर जाना चाहेगा या मेजॉरिटी पी साइड का एन साइड पर जाना चाहेगा। इन दोनों बातों का इस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगी। ठीक है, मान लिया अपोज करेगी, लेकिन कुछ तो कम हुई, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस कर चुका होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा थी तो बैरियर पोटेंशियल भी ज्यादा है। सपोज बैरियर पोटेंशियल का ग्राफ में यहां पर बनाता कि पहले बैरियर पोटेंशियल ये था, ये लेफ्ट रीजन का पोटेंशियल था और ये राइट रीजन का पोटेंशियल था। लेकिन जब हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट कर दी तो उस केस में बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि घट गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई होगी, ई माइनस ई बैटरी। तो जो कि फील्ड घट चुकी है तो बैरियर पोटेंशियल भी घट चुका होगा। फील्ड और बढ़ा देंगे तो बैरियर पोटेंशियल और डिक्रीज। पहले बैरियर पोटेंशियल ये था बिना बैटरी के, फिर हम लोगों ने बैटरी का कुछ छोटा सा वोल्टेज दिया तो बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप किया। बैरियर इसलिए बोलते रुकावट, मतलब रुकावट लगातार कम हो रही है। मैंने बैटरी का पोटेंशियल और बढ़ाया तो ये बैरियर पोटेंशियल और डिक्रीज करेगा। तो फिलहाल अभी तक का जो डिस्कशन था मैंने बोला है कि बैटरी का पोटेंशियल हमें बैरियर पोटेंशियल से कम रखना है। तो जब बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम रखना है तब भी मेजॉरिटी के मूवमेंट में रुकावट है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बिना बैटरी के थी। तो अगर हम लोग एक और बात बोलते कि नहीं बैटरी का पोटेंशियल अब हम लोगों को इससे और बड़ा कर देना चाहिए, तो अगर हम लोग बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा करके डिप्लीशन रीजन से बड़ा कर दे तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में राइट साइड पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ये हम लोगों का डिप्लीशन लेयर था, ये यहां से ज्वाइंट था,
ये पी साइड और ये एन साइड। पी साइड का मेजॉरिटी किधर गया, एन साइड पर, उधर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। एन साइड का मेजॉरिटी किधर आया, डिफ्यूजन की वजह से पी साइड पर, इधर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर एक बैरियर पोटेंशियल आ गया और वो पोटेंशियल था सपोज वी नॉट। अब की बार हम लोगों ने क्या किया, बैटरी वैसे ही लगाई। एक चीज और ध्यान देने वाली कि अभी तक हम लोग जो बैटरी लगा रहे हैं तो पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और एन साइड को किससे जोड़ रहे हैं, नेगेटिव से। अब की बार बैटरी का जो वोल्टेज था वो ई नॉट था और मैंने इस ई नॉट की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से बड़ी कर दी। तो अगर बैरियर पोटेंशियल से बड़ी कर दी तो क्या हुआ, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बैरियर पोटेंशियल घट करके बहुत छोटा हो जाएगा और इतना छोटा होगा कि यहां के मेजॉरिटी कैरियर को, कुल मिलाकर के हम लोग अगर एक लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इस जो बैरियर रीजन है, ये इसका साइड बहुत छोटा हो चुका होगा। इसका रेजिस्टेंस जो मेजॉरिटी कैरियर को एक साइड से दूसरे साइड पर जाने से रोक रहा था, वो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर चुका होगा। तो छोटी एनर्जी वाले जो भी मेजॉरिटी कैरियर यहां पर एग्जिस्ट करेंगे वो दूसरी साइड पर आसानी से जा सकेंगे। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट यहां पर कैसे फ्लो करती है। करंट बहुत ज्यादा नहीं होगी मिली एम्पियर्स में या माइक्रो एम्पियर्स में, तो जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि करंट कैसे चेंज होती है। तो पहले काफी देर तक तो मेजॉरिटी कैरियर मूव कर ही नहीं पाए होंगे, एक कट इन पोटेंशियल होगा। इसके बाद क्या होगा, बैरियर का साइज जब छोटा हो जाएगा, उसका अपोज कम हो जाएगा, तो इसके बाद करंट धीरे धीरे और फिर बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट करती। पहले हम लोग जब हम लोग बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से छोटे रखेंगे तो रेजिस्टेंस होगा और ऑलमोस्ट कोई भी करंट नहीं होगी। ये करंट का और ये पोटेंशियल का पार्ट था। और इन सारे केसेस में पी टाइप को हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है। इसको एक्चुअली बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर पीएन जंक्शन डायोड का पी साइड बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए और एन साइड बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। तो पहले यहां पर करंट ऑलमोस्ट जीरो रहती है, फिर एक पोटेंशियल आता है कट इन पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोल सकते हैं। इसके बाद ये करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। एक बात और नोटिस करते हैं, पहले करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा था, करंट वॉज जीरो। एक ओम्स लॉ पढ़ा होगा, वैसे यहां पर V इक्वल टू आई आर अगर हम लोग लिखें तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और अगर करंट जीरो है इट मींस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक चीज नोटिस करने वाली है कि पोटेंशियल में जरा सा चेंज आया और करंट में बहुत बड़े चेंजेस आ गए। तो यहां पर चूंकि ओम्स लॉ बोलता है वो सीधा डील करता है V इक्वल टू आई आर, लेकिन यहां पर करंट और वोल्टेज में एक लीनियर रिलेशन नहीं है। और अगर लीनियर रिलेशन नहीं है तो ये रेजिस्टेंस फिर कहलाता है डायनामिक रेजिस्टेंस। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, डायनामिक। रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होगा, V इक्वल टू आई आर अगर लिखते हो रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इसका मतलब V इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू I। तो वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस का केस था और यहां पर जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ का ग्राफ कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप का आ रहा है, इसलिए यहां पर एक डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएं तो इस डिप्लीशन लेयर के रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे पोटेंशियल के छोटे चेंज के लिए करंट में बड़े चेंजेस आ रहे होंगे। तो यहां से बोल सकते हैं R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I।
तो पोटेंशियल के छोटे चेंजेस के लिए करंट में अगर बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब दिस वैल्यू इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। इसका मतलब जैसे जैसे फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका डायनामिक रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा, और डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस घटने का मतलब है वहां पर फॉरवर्ड बायस करंट बहाना आसान होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, और उस समय तक रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो चुकी होगी। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, उसने क्या किया, एक जंक्शन डायोड ले लिया, उसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। इस रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल बहुत बढ़ाते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस डायनामिकली चेंज होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस होगा जो कि कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो इसको बार बार बनाने से अच्छा है इसको ऐसे बनाया जाता है, एक एरो ऐसे, इसका मतलब P और इसका मतलब N है। तो जो जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, जैसे एक P टाइप को एक N टाइप से कनेक्ट कर दिया तो वहां पर एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता था। ये P टाइप है और दूसरा N टाइप है। तो P टाइप में मेजॉरिटी किसकी होगी, P टाइप में मेजॉरिटी होगी होल्स की, और होल्स कैसे चार्ज कंसीडर किए जाते हैं, पॉजिटिव। तो यहां पर बहुत सारे होल्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, वो एक वैकेंसी होती है दैट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। और जो N साइड था उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहां पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं N साइड में, और P साइड पर मेजॉरिटी में होल्स है लेकिन माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन, और N साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी में होल्स हैं। तो इस साइड पर माइनॉरिटी किसकी होगी, होल्स की होगी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन किस लिए होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होगा कि इस साइड से मेजॉरिटी के होल्स इस साइड पर डिफ्यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो होल्स अगर ऐसे डिफ्यूज करेगा तो उनकी वजह से एक डिफ्यूजन करंट आएगा, और उस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो P टू N साइड की तरफ होगी। और राइट साइड में मेजॉरिटी में क्या है, राइट साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन होगा वो इस साइड पर होगा, होल्स का डिफ्यूजन इधर होगा। होल्स चूंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, और नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट फ्लो करती है। तो होल्स अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसका मतलब जो डिफ्यूजन करंट है होल्स की वजह से वो लेफ्ट टू राइट, दिस इज डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स। और इलेक्ट्रॉन अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के ऑपोजिट करंट होगी, तो एक डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी और वो डिफ्यूजन करंट भी राइट साइड पर होगी। तो डिफ्यूजन करंट की वजह से क्या होगा कि इस साइड पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हुए और इस साइड पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हुए। तो इन नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस ने क्या किया, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी जिसको हम लोग डिप्लीशन रेज बोलते हैं। तो डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट साइड पर क्या था, P टाइप, और इस साइड पर क्या था, N टाइप। तो जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो N टू P साइड पर एग्जिस्ट करती है।
ये बात क्लियर है? ये बात हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी। तब ये चीज बहुत क्लियर होगी तो ट्रांजिस्टर्स को समझना आसान होगा। जिस करेगी डिप्लीशन लेयर में, एक्चुअली जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं उसी को बोलते हैं कि दैट इज डिप्लीशन लेयर। तो अब ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी क्या। अब पहले तो चेक करते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल्स कैसे वेरी करेंगे। तो इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो एक ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल का, इस जगह से लेकर के इस जगह तक। तो इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहां से स्टार्ट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर ऑपोजिट मूव करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहां से पोटेंशियल ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग पहुंच गए इस जगह पर। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से खत्म हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से खत्म हो गई तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब इसके क्रॉस एक बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोगों ने बोल दिया V0। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही? तो इस डिप्लीशन रीजन में एक बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, और P साइड का पोटेंशियल कम होगा और N साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब इस डिप्लीशन रीजन को समझना है कि ये कैसे अफेक्ट करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं P साइड को लेता तो वहां पर मेजॉरिटी किसकी है? होल की। और N साइड लेता तो वहां पर मेजॉरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। मान लो कोई होल इस P साइड से N साइड की तरफ जाना चाहता है। अगर कोई होल अपनी एनर्जी की वजह से N साइड से P साइड की तरफ जाना चाहेगा, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये डिप्लीशन लेयर इस बात का सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? अगर ये होल जो P साइड पर था, जो कि मेजॉरिटी कैरियर था, एनर्जी की वजह से P से N की तरफ जाना चाहता है, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये डिप्लीशन रीजन इसका सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? तो होल चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये इस रीजन में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। इसका मतलब इस होल पर जब यहां पर एंटर करेगा तो इस पर पीछे फोर्स लगेगा। तो कुल मिलाकर के ये बात क्लियर हो गई कि लेफ्ट साइड का जो P रीजन था उसका कोई भी मेजॉरिटी कैरियर अगर इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके अगली साइड पर पहुंचना चाहता है तो ये डिप्लीशन रीजन इस होल को इधर जाने से रोकेगी। उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जाने की कोशिश करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिप्लीशन रीजन उस पर एक फोर्स लगा देगा, और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड पर होगी। कुल मिलाकर के जो पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ वो डिप्लीशन रीजन P साइड के मेजॉरिटी कैरियर को N साइड पर डिफ्यूज करने से रोकता है। अब बात करते हैं कि जो N साइड पर इलेक्ट्रॉन था वो क्या था? वो भी तो मेजॉरिटी कैरियर था, वो N साइड का मेजॉरिटी कैरियर है, क्योंकि N साइड में जो मेजॉरिटी में है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेकर के इस रीजन को क्रॉस करना चाहता है और दूसरी साइड पर पहुंचना चाहता है, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये डिप्लीशन रीजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है वो ऑपोजिट लगाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट साइड पर है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा राइट साइड पर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा वो एक फोर्स फील करेगा, किस डायरेक्शन में? राइट साइड पर। अगर ये बात बहुत बहुत परफेक्टली समझ में आती है तो ट्रांजिस्टर्स पढ़ना फिर हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से आती है। क्योंकि ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर दो डिप्लीशन रीजन्स आएंगे, एक को हम लोग फॉरवर्ड बायस रखते हैं और दूसरे को रिवर्स बायस रखते हैं। कुल मिलाकर के डिप्लीशन रीजन का रोल हो गया कि लेफ्ट साइड के मेजॉरिटी कैरियर को राइट साइड पर जाने से रोकना है और राइट साइड के मेजॉरिटी कैरियर्स को लेफ्ट साइड पर जाने से रोकना है। तो अभी हम लोगों ने कोई बायसिंग नहीं करी थी, अभी काम करते हैं कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, एक P टाइप और ये N टाइप, और यहां पर फॉर्म हुई एक डिप्लीशन लेयर।
तो डिप्लीशन लेयर में क्विक बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। इधर का पॉजिटिव इधर जाएगा, इधर का नेगेटिव इधर जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर हम लोगों से ये पूछा जाता कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है या बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर ऑपोजिट मूव करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। तो बैटरी से मैंने ऐसे जोड़ा है कि पी साइड को हायर पोटेंशियल से और एन साइड को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। ये बड़ी लाइन का मतलब हायर पोटेंशियल और छोटी लाइन का मतलब लोअर पोटेंशियल। मतलब पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो अब देखना है कि यहां पर क्या होगा। तो बैटरी ने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी होगी, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका मतलब इस बैटरी ने इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बना दी होगी। और जो डिप्लीशन लेयर की अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो खुद का पोटेंशियल था, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो अगर बैरियर पोटेंशियल से समझना चाहें तो डिप्लीशन रीजन का जो बैरियर पोटेंशियल था वो ऐसे था, और ये डिप्लीशन लेयर का पहले का बैरियर पोटेंशियल था। लेकिन जब बैटरी लगा दी तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम कर दिया तो फिर बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज कर गया। तो बैटरी लगाने के बाद जो पोटेंशियल बचा वो ये पोटेंशियल बचा। कुल मिलाकर के अगर हम लोग पीएन जंक्शन के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें तो डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो केवल इतने रीजन में होता है जो डिप्लीशन रीजन है। हम लोग ड्रॉप को यहां से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहां से आज तक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो जब लोग पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते तो उस केस में बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। अगर बैटरी का खुद का पोटेंशियल, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V था और V की वैल्यू V0 से कम है, कि बैटरी का खुद का जो पोटेंशियल है वो डिप्लीशन रीजन के बैरियर पोटेंशियल से कम है, तो यहां पर एक बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब अगर हम लोग बैटरी का पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से बड़ा कर दें तो उस केस में जो ये रीजन बचेगा, ये रीजन ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होगा। और इस रीजन के जीरो होने का मतलब पी साइड से इजिली एन साइड की तरफ डिफ्यूजन हो सकता है और एन साइड से डिफ्यूजन पी साइड की तरफ हो सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग बैटरी का पोटेंशियल सफिशिएंटली लार्ज कर दें, इस बैरियर पोटेंशियल से बड़ा कर दें, तो उस केस में मेजॉरिटी कैरियर पी साइड से एन साइड और एन साइड से पी साइड की तरफ इजिली डिफ्यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर एक करंट फ्लो कर सकता है। और जब यहां पर कोई रुकावट नहीं रहेगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किसको टेंड करेगा, वो रेजिस्टेंस टेंड करेगा जीरो को। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो जब हम लोग पीएन जंक्शन के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते तो उस केस में इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है वो घट करके जीरो हो जाता है, और जीरो हो जाता है इसका मतलब इस सर्किट में इजिली करंट फ्लो कर सकता है। तो अगर हम लोग बैरियर पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल और करंट का ग्राफ बनाते हैं, इस एक्सिस पर हम लोगों ने लिख दिया करंट और ये पोटेंशियल है और ये अप्लाइड पोटेंशियल है, और ये केस था। अगर फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो उसको पॉजिटिव बोल देते। तो पहले तो कुछ देर तक जब तक बैटरी का पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन के अपने पोटेंशियल से कम था तब तक तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। लेकिन जैसे बैटरी का पोटेंशियल बड़ा होने लगता है तो वहां पर एक करंट आने लगती है और वो करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। अब एक दूसरा पार्ट था कि अगर हम लोग पी टाइप को
पीएन जंक्शन पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें तो क्या होगा? अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोगों ने एन साइड पर जोड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड पर जोड़ा है तो बैटरी की खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी अब की बार लेफ्ट साइड पर है, और जो डिप्लीशन लेयर की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी किधर थी? वो भी लेफ्ट साइड पर थी। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर गए, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर गई तो इसका मतलब इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, और इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ गई तो मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मेजॉरिटी कैरियर तो पहले भी नहीं मूव कर पा रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने बैरियर पोटेंशियल को और बढ़ा दिया, पहले जो पोटेंशियल था बैरियर पोटेंशियल ये था, और जब हम लोगों ने बैटरी का सपोर्ट भी दे दिया तो बैरियर पोटेंशियल और भी बड़ा हो गया ये, और जब बैरियर पोटेंशियल बड़ा हो गया तो उस केस में मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो गया, और मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन डिफिकल्ट होने का मतलब है अब यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन मैंने जो बोला है कि करंट नहीं फ्लो करेगी तो मेरा कंसर्न केवल मेजॉरिटी कैरियर्स का है कि मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से इस रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायस के केस में कोई भी करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से नहीं फ्लो करेगी। अब देखते हैं कि क्या कोई करंट फ्लो करेगी। तो ये हम लोगों का पीएन जंक्शन था, यहां पर डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हुआ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पर थी, ये पी टाइप था और ये एन टाइप था। तो पी टाइप में अगर हम लोग माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की है। एन टाइप में माइनॉरिटी किसकी है? होल्स की है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल का तो सपोर्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से सपोर्ट करेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो वहां पर एक माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो करंट काफी छोटा होगा, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स का मतलब है कि वो नंबर में काफी कम है। तो जब हम लोग इसको रिवर्स बायस रखते हैं तो वहां पर माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करता है, तो वो करंट की डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट है तो रिवर्स बायस को हम लोग नेगेटिव वोल्टेज से लिखते हैं। तो अगर पीछे का हम लोग पार्ट, पीछे का जो पार्ट है वो पूरा ड्रॉ कर देता हूं। हमें करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाना था, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। तो ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए था, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग के लिए था, और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब रिवर्स बायसिंग। तो हम लोग अगर बैटरी का रिवर्स बायसिंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है, और करंट में अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है तो करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लेकिन अचानक एक ऐसा आता है बैरियर, एक ऐसा पोटेंशियल आता है, इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, कि अचानक से करंट इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन है वो किसकी है? रिवर्स बायस सिचुएशन। और ये जो सिचुएशन थी वो फॉरवर्ड बायस सिचुएशन। रिवर्स बायस सिचुएशन में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती। अब यहां पर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ की जो डायनेमिक रेजिस्टेंसेज हैं, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंट रीजन्स की हमें रेजिस्टेंस बताने हैं, तो कहां पर रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना रेजिस्टेंस कम होगा, कहां का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट से, अगर यहां से लेकर के यहां तक रेजिस्टेंस पूछा जाता तो रेजिस्टेंस कितना आता? अगर हम लोग V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, और बात है अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस की तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। तो यहां से यहां तक करंट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, और करंट में अगर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है तो करंट का चेंज तो आ गया ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन पोटेंशियल में कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है। तो पोटेंशियल का चेंज एक नॉन जीरो वैल्यू है, एंड दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो बोल सकता हूं कि जब तक बैटरी का पोटेंशियल इस पीएन जंक्शन डायोड के बैरियर पोटेंशियल से कम होगा, तब तक उस पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कैसा होगा? लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। वहां पर करंट को फ्लो कराना उतना सिंपल नहीं होगा। लेकिन जैसे हम लोग थोड़ा सा और आगे चले गए, हम लोग यहां चले गए इस रीजन में,
और हम लोगों ने पोटेंशियल में इतना चेंज किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट में चेंज आ गया वो करंट का चेंज ही आ गया। फिर और आगे के पोटेंशियल में उतना ही चेंज करते तो करंट में एक बड़ा चेंज आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे करंट का चेंज बढ़ता चला जाता है, और करंट का चेंज अगर बढ़ता चला जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो तो डिक्रीज करती चली जाएगी। तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जो फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल है जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे जंक्शन डायोड पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती चली जाएगी। और जैसे फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल बहुत बड़ा होगा डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू किसको टेंड कर रही होगी, जीरो को टेंड कर रही होगी। तो ये तो डिस्कशन हो गया फॉरवर्ड बायसिंग का। गुड मॉर्निंग क्षमा। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है जो तुम्हें आंसर करना है। मैं तुमसे यहां पर बोलता है कि जब रिवर्स बायस की बात आती है, एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, तीसरा पॉइंट यहां पर और चौथा पॉइंट यहां पर है डी पर। अब इतने डिस्कशन के बाद तुम लोग को आंसर देना है कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, इन तीन पॉइंट पर डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है या अलग अलग है। अगर बोलता है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो इनमें डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू इन पॉइंट्स पर सेम है या डिफरेंट है। ये रिवर्स बायसिंग केस है। एनी आंसर्स? पॉइंट ए पॉइंट जैसे इधर मूव कर रहे हैं तो करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर गौर से देखो तो करंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, और करंट में अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो करंट का चेंज तो हो गया जीरो। लेकिन पोटेंशियल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो करंट का चेंज अगर जीरो हो गया तो हम लोग एक बात तो बोल सकते हैं कि अगर करंट का चेंज जीरो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी। इसका मतलब जो रिवर्स बायस केस है उसके हर एक पोटेंशियल के लिए यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, जीरो। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी होने का मतलब है कि वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन एक माइनॉरिटी की वजह से एक बहुत छोटा सा करंट फ्लो करेगा। अब जैसे मैं इस पॉइंट की बात करता तो यहां पर करंट में इनफाइनाइट का चेंज आ गया, अचानक से करंट बहुत बड़ी हो गई, और करंट में अगर इनफाइनाइट का चेंज आ गया तो इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस घट करके कितना हो गया, जीरो। और रेजिस्टेंस घट करके जीरो हो गया, इसका मतलब अचानक से बहुत तेज करंट उसने बहना शुरू कर दिया। तो इतनी बात क्लियर हो जाएगी तब हम लोग ट्रांजिस्टर्स को बेहतर समझ पाएंगे। तो ये जोन था पीएन जंक्शन के लिए फॉरवर्ड बायस जोन, और ये जोन था पीएन जंक्शन के लिए रिवर्स बायस जोन। फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या करते, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते, और रिवर्स बायस में क्या करते, पी टाइप को है वो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग, ये तो हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अब ऐसे छोटे से एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके समझने के लिए। जैसे मान लो हमसे बोलता है कि एक इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते इस तरीके से, ये P और ये N। अब हम लोगों ने इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया और यहां पर लगा दिया रेजिस्टेंस, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से। तो हमें, और बैटरी का जो ईएमएफ था वो E के इक्वल था। हमें बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो है कि ये रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। तो बैटरी का पॉजिटिव P से जुड़ा हुआ और नेगेटिव N से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस अगर जीरो है इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो कुल मिलाकर के इतना सर्किट है। एक रजिस्टर है और दूसरा बैटरी है, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा, और उस करंट की वैल्यू E अपॉन R के इक्वल। लेकिन उसी जगह में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता कि ये पीएन जंक्शन डायोड है, यहां पर एक रजिस्टर है, और इसको बैटरी से जोड़ दिया, और अब की बार बैटरी से ऐसे जोड़ दिया।
अब हमें बताना है कि करंट कैसे फ्लो करेगा। तो एन टाइप को पी से जोड़ दिया और जो एन टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, और पी टाइप को, ये जो पॉजिटिव है ये एन टाइप हो गया, ये पी, तो एन को हम लोगों ने जोड़ दिया नेगेटिव से और पी को जोड़ दिया पॉजिटिव से। तो अभी भी कैसा है, अभी भी फॉरवर्ड बायस है। लेकिन अगर मैं यहां पर पोलैरिटी को रिवर्स कर देता, ये कर देता, तो एन को मैंने जोड़ दिया नेगेटिव से और पी को एन को जोड़ दिया पॉजिटिव से और पी को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। तो ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। और अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो यहां पर जो डिप्लीशन लेयर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये सर्किट कुछ ऐसे बिहेव करेगा, एक ब्रेक सर्किट की तरह बिहेव करेगा ऐसे, और ब्रेक सर्किट की तरह बिहेव करने का मतलब करंट की वैल्यू 0। इसका मतलब इस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल, एक्चुअली हम लोग जो ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं उनको कंप्लीटली बोलते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो एक्चुअली ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो ट्रांजिस्टर्स बनाते कैसे हैं, जैसे 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स, ये भी पी टाइप का है और ये भी पी टाइप का है। इन दोनों के बीच में एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर देते हैं, ये एन टाइप का है। तो इस डिवाइस को बोलते हैं ट्रांजिस्टर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, ये 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, एन टाइप एन टाइप, और इनके बीच में एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर अगर सैंडविच कर देते हैं तो ये भी एक ट्रांजिस्टर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप को सैंडविच कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, और अगर 2 एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर देते हैं तो इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहां पर 3 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल ये होगा, दूसरा टर्मिनल ये, और तीसरा टर्मिनल यहां से आएगा। इसके लिए कहोगे एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये, और तीसरा टर्मिनल ये। तो ये 2 टाइप के ट्रांजिस्टर्स होंगे, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, जैसा कि हम लोगों ने आज सुबह की क्लास में डिस्कस किया था। तो पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन होता है, होल्स, और पी टाइप में माइनॉरिटी किसकी एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्ट करेगी। एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और एन टाइप में माइनॉरिटी किसकी होगी, होल्स की एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर मेजॉरिटी में होल्स हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर मेजॉरिटी में होल्स हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो पतली सी लेयर है यहां पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होल्स हैं। उसी तरीके से हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि जो ये एन टाइप का पार्ट था इसमें मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसमें मेजॉरिटी में क्या है, होल, और इसमें मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि ट्रांजिस्टर को बार बार हमें यूज करना होता है तो यहां पर कुछ नाम होते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं एमीटर, और जो बीच में सैंडविच करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बेस, और जो राइट साइड पर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर। तो जैसे हम लोगों ने जो अभी ट्रांजिस्टर बनाया था, सपोज मैंने बोल दिया पीएनपी, तो ये ट्रांजिस्टर था पी एन और पी। पहले हम लोग को मैकेनिज्म समझना है, और जब मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, उसकी बायसिंग समझ में आ जाएगी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो जरूरी है कि चीजों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। जो ये वाला पार्ट होता है
इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। जो ये वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो राइट साइड पर पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टर। एमीटर का मतलब जो चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, और कलेक्टर का मतलब है जो चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। तो इन सब में डोपिंग होगी और डोपिंग के अमाउंट सब में अलग अलग होगा। जो एमीटर होता है वो हाईली डोप्ड होता है, दिस इज हाईली डोप्ड, तो इसको बहुत सारे चार्ज कैरियर को एमिट करने की जरूरत पड़ती है। और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है, दिस इज मॉडरेटली डोप्ड। तो इन तीनों में जो डोपिंग का लेवल होता है वो सेम नहीं होता है। सबसे ज्यादा डोपिंग कहां पर होती, वो एमीटर में होती। डोपिंग का मतलब वहां पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स है उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा, राइट। और यही डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो चूंकि इनको बार बार यूज करना होता है तो इनके सिंबल्स भी बना दिए जाते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल और एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल, तो उन सिंबल्स वो सिंबल्स कुछ ऐसे होते हैं, इस तरीके से ऐसे। तो उनका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है कि यहाँ पर जो एरो लगाया जाता है उस एरो के लिए डायरेक्शन कैसे डिफाइन की जाती है। तो उसके पहले जरूरी है कि हम लोग इसकी मैकेनिज्म समझ लें। क्या इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन सभी लोगों को समझ में आ रही? ये बेसिक पार्ट था, और जो जंक्शन डायोड की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो वो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो पहले हम लोग इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात ये होती है कि जो फाइनली क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमसे सॉल्व कैसे होगा। तो जब मैं टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी, सारी चीजें क्लियर होंगी, वो क्वेश्चन हमसे तभी सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो नया पूछा जाएगा ना। तो हमारे सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ओके। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एनपीएन की मैकेनिज्म क्या होगी। तो एक्चुअली बैक टू बैक दो पीएन जंक्शन होते हैं। यहां पर एक पीएन जंक्शन ये और दूसरा पीएन जंक्शन ये। जो हम लोगों ने डायोड पढ़े थे तो वहां पर एक ही पीएन जंक्शन था, और यहां पर बैक टू बैक दो पीएन जंक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस। ई फॉर एमीटर, सी फॉर कलेक्टर एंड बी फॉर बेस। तो अगर हम लोग बात करें कि यहां पर, और एक चीज और याद रखना है कि जो एमीटर बेस जंक्शन होता है ये वाला पार्ट, इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। हम लोग बायसिंग का मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सुबह की क्लास में। और जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है ये हमेशा रिवर्स्ड बायस होता है। हमारे सिलेबस में जो हम लोगों को पढ़ना है तो ट्रांजिस्टर के एज ए डिवाइस पढ़ना है, एज एन एम्पलीफायर पढ़ना है। मतलब ये स्विच की तरह कैसे काम करता है और ये एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। तो जो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर्स की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर जो एमीटर बेस जंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है वो हमेशा रिवर्स बायस होता है। इज दैट ओके? तो अगर हमें एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाना है तो इस टाइप के ट्रांजिस्टर में क्या करना होगा? कैन यू आंसर? अगर हमें पहला वाला जो जंक्शन है, बैक टू बैक यहां पर दो पीएन जंक्शन है, एक एमीटर बेस और दूसरा बेस कलेक्टर। तो क्वेश्चन है कि अगर हमें इसको फॉरवर्ड बायस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बायसिंग बैटरी लगानी पड़ेगी। और अगर इससे हमें फॉरवर्ड बायस बनाना है तो उस केस में ये हम लोगों का एन टाइप था, तो एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो। तो जो पहला जंक्शन था एनपी जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस बनाने का तरीका है कि जो पी टाइप वाला पार्ट है बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो, और जो एन टाइप वाला पार्ट है वो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दो। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया फॉरवर्ड बायस। और जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो हमेशा जो एमीटर बेस जंक्शन होगा दैट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होगा वो हमेशा रिवर्स बायस होगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो रही?
अब हमें बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस बनाना है। तो ये एन टाइप था, ये पी टाइप था, तो एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना होगा और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना होगा। अगर हमें एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाना है तो एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। और अगर हमें बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस बनाना है तो पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। क्या ये सारी बातें सभी को समझ में आ रही? सर प्लीज। हाँ, क्विक रिवीजन क्लासेस में कल से स्टार्ट कर रहा हूं ओम जी दुबे कि पेपर तक काफी चीजें क्लियर हो जाए जितना हो सकता है। तो फिलहाल चूंकि ट्रांजिस्टर की डिमांड थी, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो ये पार्ट मैंने इसलिए डिस्कस किया है, राइट। और एक क्वेश्चन सर्टेन है और बहुत से लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमें ध्यान से समझना होगा, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई कि ट्रांजिस्टर का जो एमीटर बेस जंक्शन है उसे कैसा बनाना है, फॉरवर्ड बायस बनाना है, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है उसे कैसा बनाना है, रिवर्स बायस बनाना है। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसका साइज कम हो जाता है, मतलब डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो जाता है। तो मैं उस बात को अलग से डिस्कस कर देता हूं कि हम लोगों को अगर कोई भी ट्रांजिस्टर बनाना है तो वहां पर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस रखना है। तो यहां पर जो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ ये हम लोगों का पार्ट था एमीटर पार्ट, दिस पार्ट वाज कलेक्टर, और ये कौन सा पार्ट था, बेस पार्ट था। तो चूंकि इसको हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस रखा था, ये वाला जंक्शन दिस इज फॉरवर्ड बायस, और ये कैसा था, दिस वाज रिवर्स बायस। तो यहां पर एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, और चूंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग थी तो डिप्लीशन लेयर का साइज कुछ कम है, लेकिन जो पार्ट हम लोगों ने रिवर्स बायस रखा था ये वाला पार्ट, तो यहां पर जो डिप्लीशन लेयर का साइज है ये काफी बड़ा होगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस कम हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। जो फॉरवर्ड बायस पार्ट था वहां पर डिप्लीशन लेयर का साइज डिक्रीज कर गया, और जो रिवर्स बायस जंक्शन था वहां पर डिप्लीशन लेयर का साइज इंक्रीज कर गया। अब हमें देखना है कि यहां पर चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट कैसे होता है। तो ये ट्रांजिस्टर था एन, पी और एन, और इसको मैं फॉरवर्ड बायस बनाना था तो बैटरी के नेगेटिव से और इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और इसको रिवर्स बायस बनाना था तो एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। अब यहां पर देखते हैं कि चार्ज के मूवमेंट की मैकेनिज्म क्या होती है, यहां पर चार्ज कैसे मूव करता है। तो यहां पर मेजॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये भी एन टाइप था तो यहां पर भी मेजॉरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्चुअली कलेक्टर लाइटली मॉडरेटली डोप्ड होता है, और जो हम लोगों का एमीटर है वो हैवीली डोप्ड होता है। तो यहां पर मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर एक जो रीजन था बेस वाला, ये वाला रीजन, तो ये था पी टाइप, और यहां पर मेजॉरिटी में होल एग्जिस्ट करेंगे। तो जब मैंने बोल दिया कि ये वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला पार्ट रिवर्स बायस है, तो डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो गया, तो इन मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन इजी हो जाएगा। अगर यहां पर बैटरी का पोटेंशियल हम लोगों ने काफी ज्यादा रखा है यहां के बैरियर पोटेंशियल से, जो इस सेमीकंडक्टर का बैरियर पोटेंशियल था उससे अगर ये बायसिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो डिप्लीशन लेयर का साइज कम होगा, और ये मेजॉरिटी कैरियर ऐसे करके डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। अब इस बात को बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि यहां का मेजॉरिटी कैरियर एमीटर का डिफ्यूज होगा, मतलब वो किस जोन में जाएगा, वो बेस रीजन में जाएगा। जो ये वाला पार्ट था बेस रीजन वाला पार्ट था। अब एमीटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, बहुत सारे चार्ज कैरियर को एमिट करेगा, लेकिन ये रीजन काफी पतला होता है। मैंने तो काफी बड़ा बना दिया समझने के लिए, लेकिन ये रीजन काफी पतला है। फॉर एग्जाम्पल यहां से
फॉरवर्ड बायस होने की वजह से 100 इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंच गए और ये रीजन काफी पतला है, तो अपनी एनर्जी की वजह से 100 में से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस रीजन में क्रॉस कर गए। मैंने मान लिया कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हुआ और इस कलेक्टर पर पहुंचे 98 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां के होल के साथ न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे। यहां पर जो 2 होल कुछ होल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहां से जो एमिटर ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एमिट किया, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को इन होल्स ने, उन वैकेंसीज ने ग्रैब कर लिया और बाकी जो ज्यादातर बचे 98% इलेक्ट्रॉन वो किधर चले गए, कलेक्टर में चले गए। अब ये बात समझनी जरूरी कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया और दूसरे बैरियर को भी क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब क्या था। अब इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि इलेक्ट्रॉन यहां से चला और दूसरे बैरियर को भी क्रॉस कर गया, वो कैसे पॉसिबल हुआ अगर वो रिवर्स बायस था तो। अब मैंने बोला कि जो पहला जंक्शन है वो ये सैंडविच है, एक बेस, और ये हम लोगों का था कलेक्टर। तो ये कौन सा जंक्शन था, फॉरवर्ड बायस, और ये कैसा जंक्शन था, रिवर्स बायस। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो जो यहां ये वाला फॉरवर्ड बायस था, यहां पर मेजॉरिटी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की। तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करेगा ताकि इस जंक्शन को क्रॉस कर जाए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर पहुंचे आकर के, डिफ्यूज होकर के इस जगह पहुंचे आकर के और वो एमीटर से चले थे, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप के लिए कौन से कैरियर हैं, माइनॉरिटी कैरियर है। ये एन था, ये पी था और ये एन था। एमीटर ने क्या इजेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे। वो इलेक्ट्रॉन पहुंचे बेस में। बेस कौन सा टाइप था, बेस था पी टाइप, और पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की मेजॉरिटी होती है। माइनॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होती है। तो जो एमीटर से इलेक्ट्रॉन चल के पी टाइप में पहुंचा है वो कौन सा कैरियर है, वो तो माइनॉरिटी कैरियर है ना। और अगर ये माइनॉरिटी कैरियर है और अगला जो पार्ट था वो तो रिवर्स बायस था, तो मैंने डिस्कस किया था कि रिवर्स बायस माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करता है। तो वो जो रिवर्स बायस जंक्शन था वो अपोज नहीं करेगा, इन इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच जाएंगे, कलेक्टर में। अगर हम लोग दोनों फॉरवर्ड बायस बनाते तो क्या होता, अगर मैं इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखता और इसको भी फॉरवर्ड बायस रखता तो क्या दिक्कत आती कि इलेक्ट्रॉन यहां से तो क्रॉस हो सकता था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो पी टाइप में पहुंचा वो तो माइनॉरिटी हो गया, और माइनॉरिटी का फॉरवर्ड बायस तो अपोज कर देगा ना। तो उसने क्या किया, पहले पार्ट को उसने क्या फॉरवर्ड बायस बनाया और दूसरे पार्ट को कर दिया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करने का फायदा क्या हुआ कि जो एमीटर से चार्ज कैरियर यहां पर पहुंचा वो था माइनॉरिटी कैरियर इसके लिए, और उस माइनॉरिटी को भी दूसरी साइड पर पहुंचाना वो काम किसका था, इस रिवर्स बायस का काम था। तो कुल मिलाकर के ये मैकेनिज्म समझ में आ गई कि यहां पर चार्ज कैरियर कैसे मूव कर रहा है। तो अब देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो कर रही होगी, होल्स कैसे मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं। ये एन टाइप था, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचे इसको क्रॉस करते हुए। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए होंगे, इस बैटरी से आए होंगे। इसको फॉरवर्ड बायस बनाया तो एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से जोड़ना है। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इस एमीटर रीजन को इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के जा रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर क्रिएट भी होने चाहिए, और वो क्रिएट कैसे होंगे, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुए होंगे, या बॉन्ड्स ब्रेक हुए होंगे या इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचे होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे क्रॉस हो गया वो सारे इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से यहां पर वापस आएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा होगा तो जो हम लोगों की करंट फ्लो कर रही होगी वो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। ये पार्ट था एमीटर पार्ट, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इस तरीके से है तो करंट का मूवमेंट इस तरीके से होगा, और इस करंट को हम लोग बोलते हैं कौन सा, एमीटर करंट। अब आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। इसको रिवर्स बायस रखना था तो पी को नेगेटिव से जोड़ा और एन को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से जोड़ा। अब यहां पर जो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आ गए हैं
और वो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आए थे, तो उन इलेक्ट्रॉन को वापस ऐसे जाना भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मूव करेगा तो पक्का यहां पर जो करंट फ्लो करेगी वो ऐसे फ्लो करेगी। ये पार्ट कौन सा था? कलेक्टर पार्ट था। तो कलेक्टर पार्ट में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो आईसी इस तरीके से फ्लो करेगी। अब बात करते हैं कि जो 2% इलेक्ट्रॉन यहां पर रुक गए थे उनकी वजह से क्या हुआ। तो जो 2% इलेक्ट्रॉन यहां पर रुके थे वो इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे मूव कर गए होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे नीचे मूव कर गए होंगे तो यहां पर जो करंट फ्लो कर गई होगी वो ऊपर की तरफ फ्लो कर गई होगी। तो ये चूंकि बेस पार्ट था तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस करंट बोलेंगे। यहां पर किरचॉफ का लॉ लगा देते हैं। यहां से जो करंट फ्लो कर रही थी वो कितनी थी? आई। यहां जो करंट जा रही है वो कितनी थी? आईसी। और जो ऊपर की करंट मूव कर रही है वो कितनी थी? आईबी। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जितना करंट यहां से एंटर करेगा उतने यहां से एग्जिट भी करेगा, और उतना अगर एग्जिट करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आईसी। ट्रांजिस्टर्स के लिए यूनिवर्सल रिलेशन है कि एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट और प्लस कलेक्टर करंट। इज दैट ओके? एमीटर के लिए बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इज इक्वल टू एमीटर करंट। अब एक चीज यहां पर और समझने की जरूरत है, बेस में तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन हुआ था ना। बेस में 2%, 1% या 3% इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम 5% इलेक्ट्रॉन अगर कैप्चर्ड हो रहे थे, तो जो यहां पर बेस करंट की वैल्यू है वो करंट की वैल्यू बहुत छोटी है। ट्रांजिस्टर में यहां पर जो बेस करंट फ्लो करेगा वो करंट काफी छोटा होगा, और बेस करंट अगर काफी छोटा होगा तो हम लोग एक बात और भी बोल सकते हैं कि एमीटर करंट और कलेक्टर करंट लगभग कैसी होंगी? सेम आएंगी। एमीटर करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कलेक्टर करंट। बट स्टिल अगर पूछा जाता कि एमीटर करंट और कलेक्टर करंट में कौन सा करंट बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एमीटर करंट कलेक्टर करंट से बड़ा है। तो एमीटर करंट इज ग्रेटर देन कलेक्टर करंट। यहां पर एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जब ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है तो वहां पर एमीटर से करंट बाहर की तरफ आता है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका सिंबल बनाया जाता है। ऐसे गोला कर दिया गया, और ये इसे हम लोग बोलते हैं बेस, इससे बोलते हैं एमीटर, और ये वाला जो पार्ट होता है कलेक्टर। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों का जो ट्रांजिस्टर था वो एनपीएन ट्रांजिस्टर था, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से करंट अंदर एंटर करता है या बाहर आता है? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से करंट बाहर आता है। तो इस वाले करंट, इस एमीटर से हमें करंट को क्या करना है? बाहर की तरफ एरो लगा देना। तो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एमीटर में जो एरो लगेगा वो किधर लगेगा? वो एरो तो बाहर की तरफ लगेगा। अब बिल्कुल सिमिलर डिस्कशन किसका होगा? एकदम सिमिलर डिस्कशन होगा, और वो डिस्कशन होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो एक बार कोई उसका भी डिस्कशन देख लेते कि अगर हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसे बोलते हैं एमीटर, इसे बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं कलेक्टर। और जो ट्रांजिस्टर था वो कौन सा ट्रांजिस्टर था? अब की बार पी, एन और पी। तो एमीटर साइड पर मेजॉरिटी किसकी होगी? होल्स की, क्योंकि वो पी टाइप है। बेस में मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। और कलेक्टर साइड में मेजॉरिटी किसकी होगी? होल्स की मेजॉरिटी होगी। हमें क्या करना होता है? एमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना होता है, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है उसको हमेशा रिवर्स बायस रखना होता है। तो इस पी टाइप को हमें बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना होगा और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से, और ये बन गया हम लोगों का फॉरवर्ड बायस। जब तक ये सारी बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएं। और जो लोग यहाँ पर फॉर्मूला रटते भी उनसे कुछ बहुत अच्छा चीज आता नहीं है, तो क्वेश्चन के जो टाइप आते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फॉर्मूला फिर वर्क नहीं करता है अगर हमारी समझ क्लियर नहीं वहां पर। और ये भी नहीं पता होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा। तो बहुत बेसिक सी चीजें, छोटी सी चीजें, उनका समझ लेना बहुत जरूरी है।
और जो दूसरा बेस कलेक्टर जंक्शन था उसको कैसा रखना है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस रखना है तो N को पॉजिटिव से जोड़ दिया और P को नेगेटिव से जोड़ दिया। वैसे बैटरी दोनों जैसी दिखती, अगर इसकी पोलैरिटी ऐसे लगाएगी तो दूसरी की पोलैरिटी भी ऐसे लगाई जाती है। अब यहां पर जो एमीटर था वहां पर मेजॉरिटी किसकी थी, होल्स की। यहां पर बहुत सारे होल्स थे। वैसे होल वर्चुअली मूव करता है तो हम लोग मान लेते हैं कि होल एक पॉजिटिव चार्ज और एग्जैक्टली वैसे ही मूव करता है। तो जब हम लोगों ने इसको फॉरवर्ड बायस बनाया तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन होगा। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होल का बहुत कम है तो अपने आप ही डिफ्यूजन होगा। दूसरी बात, फॉरवर्ड बायसिंग क्या कर रही, उस डिफ्यूजन का सपोर्ट करे। हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या डिफ्यूजन करंट और क्या ड्रिफ्ट करंट है। डिफ्यूजन करंट का सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लो, सब मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने एक परफ्यूम को कमरे के कोने में छिड़क दिया तो बहुत जल्दी पूरे कमरे में फैल जाता है ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाए, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अगर यहाँ पर होल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये बाहर डिफ्यूज होने की कोशिश करेगा, और अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो इजिली डिफ्यूज हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि वैसे होल मूव नहीं करता है, होल तो एक स्पेस है, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन, होल कैसे मूव करता है, जैसे यहां पर होल था तो होल का मतलब था वैकेंसी खाली है। यहां पर एक बॉन्ड था तो उस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन हटा और वो हट करके आ गया यहां पर, तो वो वैकेंसी अब यहां पर खाली हो गई। तो हमें ऐसा लगा कि ये वाला होल यहां से चल करके यहां पर पहुंच गया। एक्चुअली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है कि एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन होल तक पहुंच गया, उस वैकेंसी को फिल कर दिया और वो वैकेंसी कहीं और क्रिएट हो गई। तो उसका बिहेवियर ऐसा होता है, मानो पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर है तो यहां पर जो होल से मान लेता हूं वही मूव कर रहे हैं। तो फिर वही लॉजिक है कि यहां से सपोज 100 होल्स क्रॉस कर गए और वो इस बेस रीजन में पहुंच गए। कितने होल्स क्रॉस कर गए, 100। तो इस बेस रीजन में थे इलेक्ट्रॉन्स। अब बेस रीजन तो काफी छोटा है ना, तो उन 100 होल्स में मान लेता हूं कि 3 होल इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हो गए। तो अब बचे कितने, 97। तो वो 97 कहां पर पहुंच गए, कलेक्टर में पहुंच गए। यहां से कितना चला, 100, और यहां पर कितना पहुंचा, 97। तो जो 3 होल यहां पर न्यूट्रलाइज हो गए थे, अगर बेस रीजन अगर छोटा है तो बहुत कम होल्स होंगे जो न्यूट्रलाइज होंगे, तब मैं बोल सकता हूं कि 100 होल्स यहां से चले और 97 यहां पर पहुंच गए। और यहां पर जो 3 होल पहुंच गए थे तो इस लाइन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे और उन होल्स को न्यूट्रल किया होगा। तो होल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ये मान लिया कि होल बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और जैसे पॉजिटिव चार्ज चलता है वैसे होल भी चलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक करंट होगी और वो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। और ये चूंकि एमीटर पार्ट था तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस करंट को हम लोग बोलेंगे एमीटर करंट। अब जो होल यहां पर पहुंचे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन जाए, क्योंकि होल बाहर नहीं मूव कर सकता है, होल तो सेमीकंडक्टर के अंदर मूव करेगा। तो जो होल 97 यहां पर पहुंचे उनके लिए 97 इलेक्ट्रॉन को यहां पर आना होगा, और 97 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आएंगे तो फिर पक्का करंट को ऐसे फ्लो करना होगा। और ये कौन सी करंट थी, ये करंट थी कलेक्टर करंट। अब बात करते हैं जो 3 होल यहां पर पहुंचे उनका क्या होगा। तो जो 3 होल यहां पर पहुंचे और 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए यहां पर, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो करंट नीचे फ्लो करेगा। चूंकि बेस से फ्लो कर रहा है इसलिए इस करंट को क्या बोलेंगे, बेस करंट। यहां से कितना करंट आया, IC, ऊपर से कितना आया, IB, और इधर कितना निकल गया, IE निकल गया। तो अगर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं IE इज इक्वल टू IB और प्लस IC। ट्रांजिस्टर NPN हो, ट्रांजिस्टर PNP हो, दोनों केसेस के लिए रिलेशन एक यूनिवर्सल रिलेशन है कि एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट और प्लस कलेक्टर करंट। और ये भी याद रखने की जरूरत है कि जो हम लोगों का बेस करंट होता है दैट बेस करंट इज ऑलवेज वेरी स्मॉल, और अगर बेस करंट बहुत छोटा होता है तो एमीटर करंट और कलेक्टर करंट
बराबर तो नहीं होती लेकिन लगभग बराबर होती, बट स्टिल कोई अगर पूछता है कि एमीटर करंट और कलेक्टर करंट में कौन बड़ा है, तो उसका आंसर आएगा कि एमीटर करंट इज ग्रेटर देन कलेक्टर करंट। बेसिक फंडामेंटल क्लियर होते हैं तो वहां पर आंसर देना काफी आसान हो जाता है। अब एक चीज और नोटिस करनी, अब की बार एमीटर से करंट अंदर गया या बाहर आया? अब की बार एमीटर से करंट अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो अब इस वाले जो ट्रांजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। ये कलेक्टर पार्ट है, ये बेस पार्ट है और ये एमीटर पार्ट है, और अब की बार एमीटर से करंट अंदर एंटर कर रहा है। तो जो हम लोगों का पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसका सिंबल हम लोग ऐसे बनाएंगे, और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर था उसका सिंबल हम लोग बना चुके हैं। तो एक बार दोनों चीजें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब बात आएगी पीएनपी ट्रांजिस्टर की, इसको मान लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, और यहां पर डिस्कस करना है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। तो अभी भी डिस्कस किया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट बाहर आएगा या अंदर एंटर करेगा, और ये एनपीएन था तो ये बेस था, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर की तरफ करंट एंटर करता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट बाहर निकलता है। तो ये हमारे सिंबल हो गए, रिप्रेजेंटेशन हो गए एनपीएन ट्रांजिस्टर के और पीएनपी ट्रांजिस्टर के। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हम लोग का फिलहाल बेसिक पार्ट है। अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर कुछ चीजें अक्सर लिखी होती हैं, जैसे लिख देगा VBE, लिख देगा VCE, और वो लिख देगा VBC, ऐसे से कुछ चीजें लिखी रहती हैं। एक्चुअली पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो हमें सॉल्व करने होते हैं। तो वो सॉल्व करना, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिर इन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने बोला कि यूजुअली अब हम लोग जो ट्रांजिस्टर्स लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट एनपीएन लिखेंगे। अब कोई पूछता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी में होल की वजह से फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू होल। इसका मतलब ज्यादातर केसेस में एनपीएन ट्रांजिस्टर ही प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो करता है और वहां पर होल्स की वजह से फ्लो करता है। तो जैसे हम लोगों ने कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर लिए, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। डिसीजन में बड़ा बना रहा हूं समझाने के लिए, राइट। ये था एमीटर, ये क्या था बेस, और ये क्या था कलेक्टर। तो यहां पर सारा हमें जो नैरेटिव है, जो इसका नोमेनक्लेचर है, वो सारा हमें समझना पड़ेगा, तब कोई क्वेश्चन हमसे सिंपली सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है मीटर बेस जंक्शन को हम लोग हमेशा कैसा रखते हैं, इसको हमेशा रखते हैं फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस रखने की वजह से यहां पर जो डिप्लीशन रीजन होता है वो काफी छोटा हो जाता है। इसको रखते हैं रिवर्स बायस, और इसको रिवर्स बायस रखते हैं तो यहां पर जो डिप्लीशन रीजन है वो काफी बड़ा हो जाता है। यहां का डिप्लीशन रीजन ये और यहां का डिप्लीशन रीजन ये। रिवर्स बायस की वजह से डिप्लीशन रीजन काफी बड़ा हो गया। अब एक बात और बोलते हैं कि यहां पर जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल की डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करेगी, किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, पोटेंशियल लिखना होगा तो कैसा होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये N था, ये P था। अगर मैं इस जंक्शन की बात करता तो ये N था और ये P था। तो निगेटिव साइड पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और पॉजिटिव साइड P साइड पर क्या था, होल था। तो जब डिफ्यूजन हुआ तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस साइड पर आ गया। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्टैब्लिश हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम N साइड टू P साइड। तो डिप्लीशन रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन N से P की तरफ।
डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो एन से पी की तरफ एग्जिस्ट करेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका मतलब यहाँ पर एक वर्चुअल बैटरी जो इमेजिन करेंगे वो बैटरी ऐसे इमेजिन करेंगे, और इसके वोल्टेज को लिखा जाता है VBE या VEB, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके बीच का है, ये पोटेंशियल ड्रॉप एमीटर और बेस के बीच का है। अब यहां पर आ जाते हैं, तो ये एन साइड था और ये पी टाइप था, तो यहां पर जब डिफ्यूजन हुआ होगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्टैब्लिश हो गई। ये एन टाइप था तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, ये पी टाइप था तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्टैब्लिश हुई, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उल्टी स्टैब्लिश हो गई, और बेस कलेक्टर के बीच के वोल्टेज को हम लोग लिखेंगे VBC। अब अगर हम लोग यहां से राइट साइड पर जाते हैं, ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर ऑपोजिट मूव करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां का पोटेंशियल कम होगा, तो यहां पर जो बैटरी बना सकते हैं वो बैटरी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के वोल्टेजेस इनके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी, और बिल्कुल यही डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं पीएनपी। एक चीज और याद रखना कि कभी अगर एमपीएन पढ़ चुके हो और हमें पीएनपी पढ़ना हो तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, केवल सारी जो डायरेक्शंस है करंट की और सारी बैटरीज की जो पोलैरिटी है जस्ट उल्टा कर देना। अगर हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ लिया है तो उसमें जितनी बैटरी की पोलैरिटीज है सारी पलट दो, और जो करंट की डायरेक्शन है सारी उल्टी कर दो, तो वो सारा डिस्कशन किसका हो जाएगा, पीएनपी का डिस्कशन हो जाएगा। तो आई थिंक ये बेसिक पार्ट हमें समझ में आ गया होगा। जब हम लोग इसके सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा डिफिकल्टी आती है कि हम लोग यहाँ के वोल्टेजेस नहीं लिख पाते हैं, और वोल्टेजेस अगर लिखना है तो इस बात को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, और इस पार्ट को अगर हमने मिस किया तो ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, फॉर्मूला रटा, वैल्यू पुट करी, लेकिन पोलैरिटी चेंज हो गई और आंसर गलत हो गया। लेकिन अगर ये चीज समझ के रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सर्किट के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। यहां पर भी एक सर्किट बनेगा और यहां पर भी एक सर्किट बनेगा। तो कितने लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं? अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया, क्या वो सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? रिप्लाई प्लीज। क्या अभी तक का सारा डिस्कशन क्लियर हो रहा है? ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट? अब तो ये तो हो गया कि जो पहला पार्ट था वो जो कलेक्टर बेस जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस, और जो बेस जो एमीटर बेस जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन था वो रिवर्स बायस था। तो अब हम लोगों को अब सीखना है कि यहां पर ये जो ट्रांजिस्टर है ये एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करेगा और ये स्विच की तरह कैसे काम करेगा। तो इस चीज को ध्यान से देखना। अब यहां पर जैसे ट्रांजिस्टर है और हम लोगों ने ट्रांजिस्टर ऐसे बना लिया, एमीटर बेस कलेक्टर, और मैंने ऐसे कर दिया। इसको मैं फॉरवर्ड बायस रखना था तो यहां पर कुछ बैटरीज लगा दी होंगी, कुछ रेजिस्टेंस होगा यहां पर। तो यहां पर एक चीज है कि अगर बेस को एमीटर के साथ जोड़ दें और बेस को कलेक्टर के साथ जोड़ दें तो बेस कैसा हो गया, बेस तो कॉमन हो गया। तो इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर बेस एमीटर से भी जुड़ा है, बेस कलेक्टर से भी जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे हम लोगों को एमीटर कॉमन करना है, हम लोगों ने पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसे बनाया या एनपीएन कुछ भी था ऐसे, ये एमीटर था, ये बेस था और ये कलेक्टर था। हम लोगों ने बेस और एमीटर सर्किट को जोड़ दिया, इनके बीच में बैटरीज वगैरह होंगी सारी, और इधर कलेक्टर सर्किट को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। तो कौन सा पार्ट कॉमन है? बेस के साथ एमीटर भी जुड़ा हुआ है, एमीटर के साथ बेस जुड़ा हुआ है, एमीटर के साथ कलेक्टर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एमीटर
कॉन्फ़िगरेशन, और हमारे सिलेबस में यही वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कि जहां पर एमीटर बेस के साथ भी कनेक्टेड होता है और एमीटर कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो हमें जो स्टडी करना है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करना है, और इसमें बताना है कि ये स्विच की तरह कैसे काम करता है और ये एक एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। तो एक बार में सारी चीजें समझ में आएंगी ऐसा कोई जरूरी है, तो पहले मैं इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं और फिर एनसीईआरटी की बुक उठाना, उसको पढ़ना, तो जो बाकी कंप्लीट पार्ट होगा वो कल डिस्कस हो जाएगा। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे एम्पलीफिकेशन होता है इस चीज को हमें देखना है। तो हम लोगों ने ऐसे बना लिया, एमीटर कॉमन था और ये हम लोगों का था कलेक्टर, ये था एमीटर और ये था कलेक्टर और ये था बेस, और जो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। तो एक बात तो हम लोग पहले ही सीख चुके थे कि हमें एमीटर बेस जंक्शन को हमेशा कैसा रखना है, फॉरवर्ड बायस रखना है, और अगर फॉरवर्ड बायस रखना है तो एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ना है और पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ना है। हम लोगों ने एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया और पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। इस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, वो रेजिस्टेंस हम लोग यहां पर लगा देते हैं ऐसे। जो हम लोगों का कलेक्टर बेस जंक्शन था उसे कैसा रखना था, रिवर्स बायस। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर था तो कलेक्टर क्या था, एन टाइप था। तो अगर रिवर्स बायस रखना है तो एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ना है और दूसरी साइड को नेगेटिव से जोड़ना है ऐसे। तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया वो रिवर्स बायस्ड हो गया, और जो एमीटर बेस जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब चूंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एमीटर से करंट बाहर आएगी, एमीटर से करंट बाहर आएगी। अब ये बताना है कि बेस की करंट का क्या होगा, और हमें पता था IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अब ये पता करना है कि इस सर्किट में और इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहे होंगे। कैन एनीबॉडी आंसर? अगर बोलता बेस करंट कैसे फ्लो कर रही, तुरंत उस चीज को विजुलाइज करना होगा हमें। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है और मुझसे पूछा जाता है कि बेस करंट कैसे फ्लो कर रही होगी, तो हमको विजुलाइज कैसे करना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर था, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट करंट होता है, तो मीटर से करंट बाहर निकला था। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन बेस में जाकर के न्यूट्रल हुए थे, तो वो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन बेस में गए थे वो बेस से बाहर निकले होंगे नीचे से, इसका मतलब करंट बेस की तरफ एंटर किया होगा। इट मींस यहां पर जो बेस का करंट होगा वो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा। हमसे पूछा जाएगा कलेक्टर करंट का क्या हुआ होगा, तो जो एमीटर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले थे वो कलेक्टर में पहुंचे होंगे और वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से बाहर निकले होंगे, इसका मतलब करंट कलेक्टर से अंदर एंटर करी होगी। तो करंट ने कलेक्टर से अंदर एंटर किया, मतलब आईसी तो कुछ ऐसे फ्लो कर रही होगी और आईबी ऐसे फ्लो कर रही होगी, इस तरीके से आई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। तो हमें बताना है कि यहां पर एम्प्लीफिकेशन कैसे होता होगा। एक तो ये रिवर्स बायस था, बेस कलेक्टर जंक्शन, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था। हमें सपोज यहां पर आउटपुट लेना है और यहां पर हमने एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा जिसको हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। मैं केवल बेसिक पार्ट ये डिस्कस कर रहा हूं कि एम्प्लीफिकेशन होता क्या है, बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा जब ये चीजें समझ में आएंगी तो न्यूमेरिकल पार्ट में बाद में डिस्कस करूंगा। अब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही थी और यहां से जो करंट एंटर कर रही थी वो करंट थी आईबी, और हमें एक बात बहुत पहले से पता है कि आईबी की वैल्यू बहुत छोटी है आईबी। और अगर ये एक बात और पूछी जाती कि इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस एमीटर जंक्शन का डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके और इसके बीच में, तो उसको कहेंगे VBE, और ये C और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था तो इससे हम लोग बोलेंगे VC। इन सारे टर्म को हमें रटना नहीं, इनको समझना है। रटेंगे तो बहुत चांसेस है कि हमारा सवाल गलत भी हो जाएगा।
तो हमें बताना है, हमें पहले ये सीखना है कि इस केस में एम्प्लीफिकेशन कैसे हो गया। अब जैसे यहां पर एक बैटरी थी, ये तो बायसिंग बैटरी थी, अब यहां पर मैंने एक सिग्नल अप्लाई कर दिया इस जगह पर, ऐसा सिग्नल, एक वोल्टेज सिग्नल है जो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक एसी सिग्नल है। तो ये जो बैटरी थी तो कांस्टेंट वोल्टेज की थी ना, फिक्स्ड वोल्टेज की। अब जब यहां पर मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल और अप्लाई कर दिया, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस फ्लक्चुएट करने लगा, तो जो बेसिक वैल्यू से उससे ज्यादा भी हो गया होगा और कम भी, क्योंकि तो पोलैरिटी अपनी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये था 10 वोल्ट, एक बैटरी लगी थी वो 10 वोल्ट की थी, और जो मैंने ऑल्टरनेटिंग सिग्नल दिया है वो 2 वोल्ट का, तो ये +2 पर भी जाएगा, -2 पर भी जाएगा। तो जब पैरेलल हो गए होंगे तो 10 + 2 12 हो जाएगा, जब -2 साइड पर जाएगा तो 10 - 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज है वो ऐसे करके फ्लक्चुएट कर रहा होगा, और अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो यहां पर करंट में भी तो चेंजेस आएंगे, और अगर बेस करंट में चेंजेस आएंगे तो फिर इन करंट्स में भी तो चेंजेस आएंगे। अगर बेस करंट बदली तो कलेक्टर करंट भी बदलेगी और एमीटर करंट बदलेगी। अब ये समझना है कि बेस करंट तो वैसे भी बहुत छोटी थी, और उसमें अगर छोटा सा चेंज आ गया तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कलेक्टर करंट मैंने, एमीटर करंट मैंने बोल दिया 100 थी, बहुत ध्यान से सुनना, बेस करंट थी 2 और कलेक्टर करंट थी 98। अब मैं बोलता कि बेस करंट को 2 से 4 कर दो, तो बहुत छोटा सा काम, बेस करंट में छोटा सा चेंज आ गया, तो बेस करंट को अगर मैं 2 से 4 कर देता तो इसे 200 होना पड़ता और इसको 196 होना पड़ता। कुल मिलाकर के मेरा ये कहने का मतलब है कि बेस करंट में एक छोटा सा चेंज कलेक्टर करंट में एक बड़े चेंज को इनवाइट करता है। अगर मैं बेस करंट को जरा सा बदल दूं तो कलेक्टर करंट बहुत तेजी से चेंज हो जाएगी, और कलेक्टर करंट यहां पर फ्लो कर रही थी इस जगह पर, और ये रेजिस्टेंस वैसे ही मैंने बड़ा रखा था, तो ये अगर आउटपुट रेजिस्टेंस है तो हमें जो बाहर रेजिस्टेंस मिल रहा होगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कलेक्टर करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस। तो यहां पर जो वोल्टेज में चेंज आएगा डेल्टा V0 इज इक्वल टू डेल्टा IC इंटू RL। डेल्टा IC क्या था? कलेक्टर करंट का चेंज, और RL क्या था? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत बड़ा था, और बेस करंट में जरा सा चेंज आया तो कलेक्टर करंट में बड़े चेंजेस आ गए। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज के चेंजेस आ गए वो बहुत बड़े आ गए। तो अगर इनपुट वोल्टेज साइनोसॉइडल है तो आउटपुट वोल्टेज भी साइनोसॉइडल होगा, लेकिन वहां पर जो चेंजेस आ रहे होंगे वो बहुत बड़े आ रहे होंगे। ये बेसिक पार्ट है कि यहां पर एम्प्लीफिकेशन होता कैसे, हमें ये समझना था। इस बार ये मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है, एम्प्लीफिकेशन का। कितने लोगों को समझ में आ गया? कलेक्टर में एंटर और एमीटर में बाहर, एनपीएन ट्रांजिस्टर एमीटर से बाहर। ओके ओके, क्वेश्चन पूछा था। कितने लोग ये बात समझ में आ गई है? कितने लोगों को एम्प्लीफिकेशन वाला पार्ट समझ में आ गया है? क्योंकि जब बेसिक पार्ट क्लियर होगा तभी हम लोग आगे अच्छे समझ पाएंगे। गॉट इट? कार्तिक क्लियर, दिव्या क्लियर, यस सर आ गया। ओके ओके, एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, उसको सुनना। बेस करंट बहुत छोटा होता है, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट बहुत बड़े होते हैं। उनका जो रिलेशन है उस रिलेशन से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर बेस करंट में एक स्लाइट चेंज किया जाएगा तो कलेक्टर करंट में एक बड़ा चेंज आएगा। और मैंने यहां पर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया उसने बेस करंट को थोड़ा सा बदल दिया, और जैसे बेस करंट थोड़ा सा बदला वैसे कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा बदल गया, और कलेक्टर करंट का चेंज हो गया बहुत ज्यादा, तो यहां पर मैंने एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहां का जो वोल्टेज आउटपुट मिला जाकर के उस वोल्टेज आउटपुट को लिख सकते हैं चेंज इन कलेक्टर करंट इनटू RL। ये वोल्टेज का चेंज लिखा हुआ है। RL ऑलरेडी बहुत बड़ा था,
और डेल्टा आईसी भी बहुत बड़ा था। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज आया वो बहुत बड़ा हो गया। अब एक क्वेश्चन और भी यहां पर कि अगर सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है तो एनर्जी भी एम्पलीफाई होगी तो आखिर एनर्जी आई कहां से? तो वो एनर्जी यहां पर जो बायसिंग बैटरीज हम लोगों ने लगा रखी है वो एनर्जी ये सप्लाई करता है। अभी मैं पूरा पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिकल पार्ट में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूले वाला पार्ट बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उस पार्ट को डिस्कस करने के पहले सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब फॉर्मूले वाला पार्ट डिस्कस करूंगा तो वहां पर भी चीजों को बहुत सीरियसली देखने की जरूरत होगी। तो क्या बेसिक पार्ट समझ में आ गया कि मैंने इनपुट वोल्टेज में स्लाइड चेंज किया, बेस करंट में छोटा सा चेंज आया। बेस करंट में अगर छोटा सा चेंज आएगा तो कलेक्टर करंट में एक बड़ा चेंज आ गया। कलेक्टर करंट हो गई 98 से 196। कलेक्टर करंट भी बहुत तेजी से बढ़ गई और लोड रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा था, तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया। यहां पर एक टर्म आएगा वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन का मतलब होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो जब वोल्टेज गेन की बात करेंगे तो दैट विल बी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। और करंट गेन की बात अगर करेंगे, यहां पर एक टर्म और भी आएगा दैट इज करंट गेन। तो आउटपुट करंट था आईसी और इनपुट करंट क्या था? आईबी था। तो इसको हम लोग करंट गेन बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कि कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो रेशियो है दैट इज करंट गेन। और अगर एसी चेंज के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि हमारे ट्रांजिस्टर से एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है। मैंने बोला फॉर्मूले वाला पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। अब एक दूसरा पार्ट आता है कि इसको एज ए स्विच कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसको एज ए स्विच कैसे इस्तेमाल करते हैं वो ध्यान से देखना। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और एक सजेशन और भी है कि आज की लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की बुक से ट्रांजिस्टर को पढ़ना, ठीक, तो चीजें और भी क्लियर होंगी। ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है NPN। इसको रखना है फॉरवर्ड बायस, तो N को नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से। और यहां पर एक रेजिस्टेंस और यहां पर एक बेस करंट एंटर करता है। और ये कलेक्टर था और एमीटर से करंट एनपीएन में बाहर निकलेगा और कलेक्टर से एंटर करेगा। इसको रिवर्स बायस रखना है, तो एन को जोड़ दिया पी से और पी को जोड़ दिया एन से। और यहां पर एक रेजिस्टेंस था आर, या उसको लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ये चूंकि। और इस बैटरी को हम लोग इस बैटरी को ऐसे लगा देते हैं, एन से नेगेटिव और पी से पॉजिटिव। ये सॉरी ये पी था तो ऐसे और ये एन था तो ऐसे, और ये इस तरीके से। हमें देखना है कि एज ए स्विच कैसे काम करेगा।